हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, बेसिकली सविनय आंदोलन। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो इसकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, वो नेहरू रिपोर्ट से ही शुरू होती है। जो भाई साइमन कमीशन आने के बाद जो भारतीय सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने जो है इंडियंस को चैलेंज किया था कि एक ऐसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करो जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज द्वारा एक्सेप्टेड हो। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो है मोतीलाल नेहरू जी ने शुरुआत करी और एक रिपोर्ट तैयार करी जिसकी रिकमेंडेशंस को मानने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को समय दिया। कितना? 31 दिसंबर 1929 तक का। अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस टाइम पीरियड तक इनकी रिकमेंडेशंस को मान लेती है तो वेल गुड, अगर वो नहीं मानती है तो एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, ये कहा गया था। अब जो है ये समय सीमा जो है पूरी होने जा रही थी और लॉर्ड इरविन ने जो दिवाली डिक्लेरेशन किया था उस पर भी उसने कोई जवाब देने से इनकार ही कर दिया। उनसे कोई जवाब मिला नहीं। अब ये दिवाली डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या था कि जब ब्रिटेन में इलेक्शंस हो गए थे, लेबर पार्टी जीत चुकी थी लिबरल पार्टी के सपोर्ट से, तो भाई अफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। अगर वो लिबरल पार्टी के सपोर्ट से जीती हैं तो इसीलिए जो है वहाँ पे जो है लॉर्ड इरविन को बुलाया गया लंदन में और ये पूछा गया कि भाई एक्चुअल में क्या चाहते हैं इंडियंस, क्या चाहती है कांग्रेस या क्या चाहती हैं अन्य पार्टियाँ, कि भाई क्या डिमांड्स है उनकी। तो जब ये सारी बातें क्लियर हुई तो वो जब आए तो उन्होंने यहाँ पे ना दिल्ली जो दिवाली डिक्लेरेशन था उस समय एक बोल दिया था कि जो नेहरू रिपोर्ट की फर्स्ट रिकमेंडेशन थी ना, डोमिनियन स्टेटस, तो जो डोमिनियन स्टेटस है उसका मेंशन ऑलरेडी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मेंशन था। तो ये चीज़ जब हुई और ये बात फैली तो भाई ये चीज़ जो है कंजर्वेटिव पार्टी को अच्छी नहीं लगी कि भाई ये राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों क्लियर किया जा रहा है। तो इसीलिए एट द एंड जाके वो इस पे कोई जवाब नहीं देते हैं। जब इंडियन मिनिस्टर्स उनसे पूछते हैं कि भाई आप बताइए हमारी रिकमेंडेशंस जो थी नेहरू रिपोर्ट की आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब होना ही क्या था, ऑब्वियस सी बात है, फिर मास मूवमेंट ही लॉन्च किया जाएगा। अब वो जो है शुरू कर दिया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाकर, जो 26 जनवरी 1930 में उन्होंने इसे मनाया। ठीक है। अब पर प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय ना गांधी जी ये मूवमेंट लॉन्च करने से संकोच महसूस कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि एक मौका और दे दिया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब पॉइंट यह है क्यों एक और मौका दे दिया जाए, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको एक डर था कि जो नेहरू रिपोर्ट जब आई थी ना तो मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से जो है जिन्ना जी ने जो है 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की और मुस्लिम वर्ग जो है इस वजह से इस मास मूवमेंट से अलग हो जाएगा। तो अब उनको ये डर था कि ये मास मूवमेंट कैसे बन पाएगा जब इतना बड़ा वर्ग जो है इससे बाहर रहेगा, क्योंकि जब इससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी का सहयोग देने की वजह से जो है मुस्लिम वर्ग जो था वो उसमें शामिल हो गया था। पर यहाँ तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि भाई मुस्लिम वर्ग जो है शामिल हो पाए, ऐसा कुछ इवेंट भी नहीं है इवन जो है, बल्कि 14 सूत्रीय मांगों से ये और क्लियर हो गया कि वो जो है साथ नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि कम्यूनल एक्टिविटीज़ इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण एकता में कमी आ सकती थी। और उनको ये भी डर था जैसे पहले मूवमेंट में हिंसा हुई थी वैसे ही इधर भी हो सकती है। तो ये सारे कुछ ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से जो है वो एक मास मूवमेंट लॉन्च करने से जो है संकोच कर रहे थे। तो अब उन्होंने इसका हल निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, 30 जनवरी 1930 में जो है गांधी जी ने एक 11 सूत्रीय मांगे जो हैं तैयार की और वो जो है इरविन को एक और मौका दिया और उस तक पहुंचाई कि भाई आप
छोड़िए आप, अब तो क्योंकि भाई जो नेहरू रिपोर्ट है वो तो निरस्त हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। मैं जो है कुछ 11 सूत्रीय मांग पेश कर रहा हूँ, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, तो हम मास मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे। तो अब वो 11 मांगे थी क्या? तो पहला पॉइंट तो यही था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो भी कैदी थे, राजनीतिक कैदी थे, ऐसे नहीं जिन्होंने बेसिकली मर्डर किया है और जो एक्चुअल में क्रिमिनल्स हैं, ऐसे नहीं, जिन्हें भी भाई राजनीति के किसी भी जो कहते हैं ना, उनको शक के यहाँ पर ही जो है उन्हें कैदी बना लिया गया है, तो वो जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें और जिनको भी इन्होंने निर्वासित किया है उन्हें वापस बुला लिया जाए। ऐसे ही जो है लगान है उसका 50% तो तक जो है कम कर दिया जाए और सेल्स टैक्स हैं उसको तो ख़त्म ही कर दिया जाए। ठीक है, आगे क्या बात हुई? जो रुपए स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट है उसको लो किया जाए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, बेसिकली सैन्य खर्चा जो है उसको भी 50% रिड्यूस कर दिया जाए। विदेशी कपड़ों वस्तुओं पर जो आयात है वो कम कर दिया जाए। इंडिजिनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। नशीले पदार्थ जो हैं उनको बेचना बंद कर दिया जाए। सीआईडी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है पब्लिक जो है नियंत्रण करने में मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती थी, अच्छा रोल प्ले करती थी और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। तो अब जो है भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए जो उनसे छीन लिया गया था, और जो हाई ग्रेड सर्विसेज हैं उस पर जितना भी खर्च हो रहा है उसका 50% जो है कम कर दिया जाए। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे जो है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो जो है गिरेगी। कैसे? अब देखो, जैसे ये लगान है 50% अगर वो कम कर देंगे तो जो पैसा होगा वो किसानों के पास आएगा, किसानों के पास रहेगा, और ब्रिटिशर्स का जो है पैसा कम हो जाएगा, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अफेक्ट पड़ेगा, पर जो इंडिया है, इंडिया में जो है उस रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ऐसे आप देख रहे हो ना, ये जो है सॉल्ट टैक्स जो है वो ख़त्म करने की बात हुई। नमक कर जो है, क्योंकि नमक तो एक ऐसी चीज़ है अमीर गरीब हर कोई इस्तेमाल करता है ना। अब ऐसे ही इन्होंने जैसे मिलिट्री पे बोला, भाई मिलिट्री पे भी अगर वो पैसा कम खर्च करेंगे तो उनकी सेफ्टी का डर है उन्हें, और अगर वो उनकी विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का आयात कम कर देंगे तो उनको जो है दिक्कत होगी, उनकी इकोनॉमी अफेक्ट करेगी। और जब यहाँ की इंडिजिनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं ग्रो करेंगी तो भाई इंडिया की ग्रोथ होगी। नशीले पदार्थ बंद होंगे तो किसका फ़ायदा होगा? जो भाई नशा करते हैं उनका फ़ायदा होगा कि उन्हें नशे की आदत छूटेगी, तो अब वो नशे की आदत छूटेगी तो वो कुछ इफ़ेक्टिव कर पाएंगे। पर वहीं अगर नशीले पदार्थों की बिक्री ही बंद हो जाएगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा, है ना। अब शस्त्र रखने का अधिकार दे दिया जाएगा अगर भारतीयों को, तो फिर ब्रिटिशर्स को तो हमेशा यही डर रहेगा ना कब जो है अटैक हो जाए। ऐसे ही जो हाई ग्रेड सर्विसेज हैं उसमें भी पैसे कम कर दिए, जो एक्सपेंडिचर है 50% कम कर दिया, तो ओवरऑल उनकी तो इकोनॉमी चरमरा जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही थे, तो इसीलिए जो है भाई एट द एंड इरविन ने तो भाई इसे पढ़ा भी नहीं, और ये भेजे हुए भी भाई 2 मार्च हो गया, 1930 हो गया। अब इसके 10 दिन बाद जो है कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण जो है अब गांधी जी समझ गए कोई फ़ायदा नहीं है, इनको सेकंड चांस देकर भी अब तो मास मूवमेंट लॉन्च करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए जब वो ये भेजते हैं ना तो उस वक्त गांधी जी बोलते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। मतलब अब तो मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि भाई हाथ मिला लेते हैं, हम एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर नहीं, अब तो भाई मूवमेंट होगा। तो 12 मार्च 1930 में जो है दांडी मार्च शुरू की गई। अब ये दांडी मार्च क्या थी? तो साबरमती आश्रम जो था उनका अहमदाबाद में, वहाँ से वो दांडी नौसारी ज़िले पे गए।
जहाँ वो बेसिकली 84 पीपल्स के साथ गए। 385 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, या 241 माइल्स कह लीजिए, इतना डिस्टेंस था। 84 पीपल्स के साथ वो वहाँ चले और 25 डेज़ में ये जो है इनकी यात्रा जो है पूरी होती है, और वो 6 अप्रैल 1930 में जाके दांडी नौसारी ज़िला पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँच के क्या करते हैं, जिसमें 1930 जून में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करके नेहरू और गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जो है नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बनाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जैसे जो है हमने पहले मूवमेंट में देखा था कि क्या मेथडोलॉजीज़ या क्या प्रोग्राम्स अडॉप्ट करके जो है मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो पहले जो था कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी की गई थी और डिस्ट्रक्टिव भी, जिसमें बेसिकली अपने स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस बनाना का काम होता था कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में अपने पदों को जो है, जो पद उनसे मिले हैं, पदवियाँ मिली हैं, उसको जो है त्यागना होता था, स्कूलों को त्यागना होता था, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई थी वो थी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके ना वहाँ वहाँ नमक कानून को तोड़ा जाए। अब भाई जहाँ जहाँ इसीलिए क्योंकि हर जगह तो पॉसिबल नहीं है ना नमक कानून तोड़ना। अब भाई आप बोलो दिल्ली में नमक कानून तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? गुजरात में आप बोलोगे तो तोड़ भी सकते हो क्योंकि समुद्र पास में है। तो इसीलिए यहाँ क्लियर किया गया था भाई जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप नमक कानून तोड़िए। और क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी से जो है रेजिग्नेशन जो है अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ना तब भी संकोच कर रहे थे कि भाई हम रिज़ाइन कर दें सही रहेगा, क्योंकि पहले भी जो है 1.5 साल तक जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबने जॉब, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे थे और फाइनली रिजल्ट क्या निकला था, मूवमेंट फेल। तो भाई इसीलिए जो है रेजिग्नेशन देने से लोग डर भी रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये क्लियर किया कि ठीक है आप अगर रेजिग्नेशन दे दो तो वेल गुड, नहीं दे सकते तो आप गवर्नमेंट की बात ही मत मानो ना। देखो जो पर्पस है वो तो कंप्लीट हो रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आर्मी में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि इस व्यक्ति पे गोली चलाओ, तो अगर आप मना कर दो कि भाई हम तो गोली नहीं चलाएंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? जो बेसिकली रेजिग्नेशन देकर होना है काम, वो वही चीज़ मना करके भी होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा या तो रेजिग्नेशन दे दो, अदरवाइज आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते, मास एक पूरा ग्रुप बना के बात ना माने। और क्या बात की कि जो विदेशी कपड़े वस्तुएं हैं उनका बायकॉट करो, जो पहले भी कहा गया था। और औरतों द्वारा जो है शराब के ठेकों के बाहर धरना किया गया ताकि जो शराब है वो बेची ना जाए, जिससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कम हो, और जितना भी रैयतवाड़ी एरिया है वहाँ पे भी टैक्स ना पे किया जाए। तो यहाँ ना कोशिश पूरी तरह से की गई कि ब्रिटिश इकोनॉमी जहाँ जहाँ भी जिन जिन सेक्टर से भी ग्रो करती है, उन्हें जहाँ जहाँ से भी पैसा मिलता है वहाँ पे, और जहाँ जहाँ से पावर मिलती है वहाँ से उन्हें कमज़ोर कर दो। अब जैसे रैयतवाड़ी एरिया है वहाँ पे टैक्स मत दो, ज़मींदारी एरिया है चौकीदारी टैक्स मत दो, बेसिकली किसी भी तरह का टैक्स मत दो। नमक है नमक कानून तोड़ो, नमक का टैक्स मत दो। फॉरेस्ट लॉज हैं तो उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से तोड़ो, तो लॉज को भी तोड़ो, किसी भी तरह के टैक्सेस को पे मत करो। यहाँ पे मेन बात यही कही गई थी। ठीक है, अब जो है बात आती है कि इस मूवमेंट की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह पे फैला था ये भी। तो अगर हम बात करें अब पेशावर की, तो पेशावर में जो थे इस मूवमेंट को फैलाने वाले कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अपने जीवन में तकरीबन कहते हैं ना 35 ईयर तो उन्होंने जेल में बिताए थे। और ये जो है इनको काफ़ी सारे नामों से जो है पुकारा जाता था, जैसे फ्रंटियर गांधी, सरहिंद गांधी, बादशाह खान, बच्चा खां, फ़क्के अफ़गान, तो इतने सारे जो है नामों से उन्हें बुलाया जाता था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक पार्टी बनाई थी जो थी खुदगाई खिदमतगार। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया। ठीक है, अब फीचर क्या था या बेसिकली पहचान क्या थी कि कौन मेंबर है खुदाई खिदमतगार का, तो वो जो है लाल कुर्ती जो है पहना करते थे, इसीलिए जो है इन्हें रेड शर्ट मूवमेंट भी जो है कहा गया।
ठीक है। अब जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग ले रहे थे तो उस समय जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इवन जो है उनकी गिरफ्तारी के विरोध में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हो गया और पुलिस और सेना को भाई इस आंदोलन को दबाने के लिए विमान पर लगी मशीन गनों का भी यूज़ करना पड़ा कि आप सोचे कितना ज़्यादा लेवल पे जो है ये आंदोलन बढ़ गया था। ठीक है, तो ओवरऑल भाई पेशावर में जो है लीड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वहीं जो है हम बात करें अगर पेशावर की तो इस एरिया में जो गांधी जी को क्या कहा जाता था, तो मलंग बाबा जो है इन्हें कहा जाता था। चलिए हम आगे बात करते हैं। और भी कई सारे लोगों ने जैसे पार्टिसिपेट किया था, कुछ ने पूरा एक मूवमेंट लॉन्च किया था अपनी जो है संस्था बना के, कुछ ने इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब जैसे जो है वीर चंद्र सिंह जो थे वो गढ़वाल रेजिमेंट के एक हिंदू थे। ठीक है, अब वही जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि भाई मुस्लिम भीड़ पर जो है गोली चलाने को कहा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो उन्होंने भाई इनकार कर दिया कि हम जो है अपने मुस्लिम भाई पर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, पर हम अपने मुस्लिम भाई पे गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से जो है उन सब का जिन्होंने मना कर दिया उन पे जो है कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक है, अब ऐसे अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। शोलापुर के हिंसक आंदोलन की बात करते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, जो सभी शराब की दुकानें हैं उनको तोड़ दिया गया, पुलिस स्टेशनों पर भी हमला कर दिया गया। आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि अब कई दिनों तक जो है समानांतर सरकारें चली और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस क्षेत्र में जो है सहायता भेज ही नहीं पाई। जैसे हमने सूर्य सेन के बारे में पढ़ा था ना कि उन्होंने भाई अपनी खुद की सरकार वहाँ पर चलाई तकरीबन 3 साल तक, वैसे ही जो है काफ़ी वक्त जो है समानांतर सरकारें चलती रहीं। अब बात करते हैं हम गुजरात के धरसना कांड की, जो 1930 का था। 5 मई 1930 में धरसना में जो नमकशाला थी वहाँ पे इस कानून को तोड़ा गया। अब ख़ास बात क्या थी कि इसे जैसे नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का अब्बास तेजबी के द्वारा, जो जेल में चले गए। अब उसके बाद में किसने लीड किया, सरोजनी नायडू ने जो है इसका नेतृत्व संभाला। ऐसे ही मतलब कई सारे जो हैं लीडर्स जैसे लीड करते, फिर जेल चले जाते, फिर नया लीडर आता, फिर जेल चले जाते, फिर एक और नया लीडर आता, तो ऐसे ऐसे वहाँ चलता रहा। जैसे कस्तूरबा गांधी आई, अब्दुल कलाम आज़ाद भी आए, तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा। और ख़ास बात तो ये थी कि एक ऐसा आंदोलन था जिसमें काफ़ी हाई मतलब बहुत ज़्यादा जो है लाठीचार्ज हुई, बहुत ज़्यादा हिंसा जो है ब्रिटिशर्स द्वारा की गई, बट यहाँ जो है किसी भी भारतीय ने जो है हिंसक आंदोलन नहीं किया। वो पिटते रहे पर आंदोलन छोड़ा नहीं और हिंसा की नहीं। तो ये एक ख़ास बात है कि इसमें जो है गांधी जी की 3 पीढ़ियों ने भाग लिया था, गांधी ने, मणिलाल ने, कांतिलाल ने। ठीक है, अब यही चीज़ कि भाई जैसे मैंने बोला ना लाठीचार्ज बड़ी तगड़ी की गई और फिर भी ये हिंसक आंदोलन नहीं हुआ, तो ये जो है एक अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर ने अपने जो है न्यू फ्रीमैन अपनी जो है पत्रिका में छापा इस घटना के बारे में, तो जो है पूरे विश्व में ये खबर फैल गई, जिससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रतिष्ठा थी वो ख़राब होने लगी। इस वजह से जो है आगे चलकर हम देखेंगे कि भाई इरविन जो है अब गांधी जी से बात करने को तैयार थे। आगे चल के गांधी इरविन पैक्ट होता है ये जो है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है प्रतिष्ठा वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई इन सब घटनाओं के कारण। तो अब हम चलिए वो तो आगे हम बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं बिहार और बंगाल की, जिसमें जो है चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार करना शुरू कर दिया गया। यही अभियान चलाया गया। इवन इन चौकीदारियों की नियुक्त किया, उन्हें इस्तीफ़ा देने से जो है उसका आह्वान किया गया। और ये जो है काफ़ी सारे क्षेत्रों में फैला, जैसे सारण हो गया, भागलपुर हो गया, ये जो है मोंदिर में फैला मोनिंदर में। अब ये जो है और कहाँ पे फैला, तो ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो डाकू मंगल सिंह थे उन्होंने जो है भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। इसी तरह जो है आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में जो है वन कानूनों की अवहेलना की गई,
गैर कानूनी तौर पर जो है सार्वजनिक रूप से वस्तुओं को बनाकर बिक्री की गई, वहाँ पे जो भी वनों में बेसिकली मिलता था उसके उन रिसोर्सेज के थ्रू। तो अब साउथ इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे जो है मद्रास प्रोविंस में जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, और जैसे दांडी मार्च स्टार्ट की गई थी उसी तरह जो है एक मार्च उन्होंने भी स्टार्ट की जो तिरुचिरापल्ली से स्टार्ट होती थी और वेदारण्यम में जो है इसका एंड होता था। और इसमें किस किस का सपोर्ट था? के कामराज का, सरोजिनी नायडू का। और यहाँ पे जो है बस जस्टिस पार्टी का जो है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो जस्टिस पार्टी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल थी और इन आंदोलनकारियों के लिए नहीं थी लॉयल। इस वजह से उनका साथ नहीं मिला था, बाकी जो है काफ़ी लोगों का साथ मिल गया था। अब हम बात करें उसी तरह मालाबार की, तो वहाँ पे भी जो है के कलप्पन ने भी दांडी मार्च की तरह ही अपनी भी एक मार्च स्टार्ट की जो कलकत्ता से शुरू होती है नमक कानून तोड़ने के लिए, और पय्यन्नूर तक जो है ये चली। अब हम बात करें वहीं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में असम की, तो जो कनिंघम सर्कुलर था वहाँ पे पास किया गया, ठीक है, उसके खिलाफ जो है हड़ताल हुई। अब क्या था यहाँ पे कि छात्रों को राजनीतिक या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से रोकना, और क्या था, माता पिता व छात्रों को अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर करना। ये था कनिंघम सर्कुलर जो है सर्कुलर, ठीक है। और क्या था जो है मणिपुर में जो है जियाल रंग आंदोलन हुआ था और नागाओं के नेताओं ने जो है इसमें भाग लिया। इसी तरह जो नागालैंड में भी है एक जनजाति हिंसक आंदोलन हुआ था जिसमें जादोनाग जो थे उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और बाद में जाके 1931 में उन्हें फांसी हुई। अब जो उनकी बहन थी उन्होंने जो है आगे इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, जो थी गाइंडुल्यू। अब वो जो है नागालैंड की लक्ष्मीबाई कही जाती हैं। इन्होंने जो है छापामार पॉलिसी को अपनाया जिससे जो है गारो खासी की पहाड़ियाँ जो थी उनको बहुत हेल्प करी उन्हें जीतने के लिए। जहाँ 1932 में अब जब वो उन्हें पकड़ लिया गया तो आजीवन उन्हें कारावास दे दिया गया। जो अलग बात है कि जब जवाहरलाल नेहरू पहले जो है प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने आज़ादी के बाद जो है इन्हें रिहा कर दिया था। और इन्हें जो अभी हमने बोला ना कि भाई रानी लक्ष्मीबाई भी बोला जाता है, तो इन्हें जो रानी की उपाधि दी गई बाद में और पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया जब आज़ादी के बाद जब इन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है। अब हम अगर बात करें इस मूवमेंट के रिज़ल्ट की, तो इम्पैक्ट या रिज़ल्ट कह लें वो हम टाइम टू टाइम ऑलरेडी कवर करते चलेंगे। जैसे इसके आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे वो सब इसका इम्पैक्ट ही होगा। जैसे आगे हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कवर करते हुए चलेंगे और भी ऐसे पॉइंट्स जो हैं हम कवर करते चलेंगे, वो इसके इम्पैक्ट ही हैं। बट हम जो है शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं कि जब ये हुआ तो भाई आयात में 1/3 जो था कमी आई, 14 फैक्ट्रीज़ यहाँ तक बंद हुई, सिगरेट का प्रोडक्शन जो था 1/6 हो गया और 19,000 पीपल जो थे वो जेल में डाले गए। तो हम जो है इसे आगे कवर करते रहेंगे और इसके इम्पैक्ट को देखते रहेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने फीडबैक्स जो हैं कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।